हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, पिछला वीडियो था दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया का पार्ट 1 वीडियो, ये पार्ट 2 वीडियो है उसी कंटेंट उसी टॉपिक का, ठीक है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है ये वर्साई की संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और ये बीपीसी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जर्मनी के साथ शांति संधि पर 28 जून 1919 ईस्वी को हस्ताक्षर हुए थे। यानी वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों का। यह संधि वर्साई की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार अल्लास लारेन जो जर्मनी ने 1871 में फ्रांस से छीन लिए थे, अब फ्रांस को वापस कर दिए गए। ठीक है, 1871 में फ्रांस से छीन लिए थे, अब फ्रांस को वापस कर दिए गए। नव स्थापित राज्य पोलैंड को लगभग 64 किलोमीटर का गलियारा देकर समुद्र तक पहुंचने का रास्ता सुलभ करा दिया गया। ड्यूनित्सिग को स्वतंत्र नगर बनाया गया, जिस पर राष्ट्रसंघ का राजनीतिक तथा पोलैंड का आर्थिक नियंत्रण था। बेल्जियम, डेनमार्क और लिथुआनिया को भी जर्मनी के कुछ प्रदेश प्राप्त हुए। सार कोयला खान क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रख दिया गया। सार जो था कोयला खान था किसका? जर्मनी का। सार कोयला क्षेत्र जो था वो राष्ट्रसंघ के हवाले कर दिया गया, और इस क्षेत्र की खानें मुआवजे के तौर पर फ्रांस को सौंप दी गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ संघ बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी जर्मनी अब जो था ऑस्ट्रिया के साथ संघ नहीं बना सकता था, बैन लगा दिया गया। यह तय हुआ कि राइनलैंड को अस्थायी रूप से विसैन्यीकृत कर दिया जाएगा और उस पर 15 वर्षों तक मित्र शक्तियों की सेनाएं का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, जर्मन सेनाएं के सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। यानी जर्मन सेना जो थी वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। उसे कोई भी वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का भी अधिकार छीन लिया गया। क्षतिपूर्ति की राशि का हिसाब बाद में लगाया गया तो 660 करोड़ पाउंड था। क्या था? क्षतिपूर्ति का जो खर्च था वो 660 करोड़ पाउंड था। जर्मनी से उसके सभी उपनिवेश छीन लिए गए और गुप्त संधियों की शर्तों के अनुसार विजेता शक्तियों ने उन्हें आपस में बांट लिया। राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र में मैंडेट या शासनाधिकार नामक एक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यह प्रणाली पराजित औपनिवेशिक शक्तियों के उपनिवेशों पर लागू की गई। प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं जो आधुनिक विश्व की विषम परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते हैं, और ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य संसार का एक पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों में रहने वाले लोगों को उन्नत राष्ट्रों के संरक्षण में रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के साथ भी संधियाँ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिए कौन कौन संधियाँ हुई थी। 10 सितंबर 1919 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि हुई थी। ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। आप लोग को ये याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेंट जर्मन की संधि जो है वो मित्र राष्ट्रों की किसके साथ हुई थी या किन देशों के साथ हुई थी। तो सेंट जर्मन की संधि जो है मित्र राष्ट्रों का ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। वो कब हुई थी? 10 सितंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी, और साथ ही इन्हें तथा इटली को अपने प्रदेश भी देने पड़े। हंगरी के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए हंगरी के साथ भी संधि हुआ था क्योंकि अब वह एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था। उसे अपने कुछ प्रदेश यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया को देने पड़े। अंतिम संधि तुर्की के साथ हुई थी। एक गुप्त समझौते के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस उसके अरब प्रदेशों को पहले ही आपस में वितरित कर चुके थे। सीरिया और लेबनान फ्रांस के नियंत्रण में था तथा इराक, फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन ब्रिटिश अधिकार में आ गए थे। ब्रिटेन और फ्रांस को इन राज्यों का नियंत्रण मैंडेट या शासनाधिकार के नाम से पर सौंपा गया। हिजाज एक अलग राज्य बन गया था, लेकिन नजद के शासक इब्न सऊद ने उसे शीघ्र जीतकर सऊदी अरब नामक राज्य स्थापित कर लिया था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तुर्की के विखंडन से तुर्की राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यूनान और इटली ने तुर्की के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। सितंबर 1920 में तुर्की के सुल्तान ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अर्थ तुर्की के संपूर्ण विखंडन पर सहमत होना था। इस बीच मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन तुर्की में फैल चुका था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अंकारा में एक सरकार भी स्थापित कर ली थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सेना ने इतालवियों और यूनानियों को तुर्की से बाहर कर दिया, और मित्र शक्तियों को जुलाई 1923 में तुर्की के साथ एक नई संधि करनी पड़ी, जिसको आप लोजान की संधि कहते हैं। 24 जुलाई 1923 को करनी पड़ी थी। तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके साथ ही एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उसका विकास प्रारंभ हो गया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इन संधियों के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, किंतु इन संधियों की कई धाराएं यूरोप में नए तनावों का कारण बनी।
रूस और जर्मनी को आरंभ में से ही सभी वार्ताओं एवं राष्ट्रसंघ से अलग रखा गया था। फिर नेक्स्ट है ये पेरिस शांति सम्मेलन। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पहले पेरिस के उपनगर वर्साय में और फिर पेरिस में बुलाया गया था। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ही ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंशो के सम्मेलन में पराजित देशों को कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिया गया था, यानी सिर्फ मित्र राष्ट्रों के ही ये सम्मेलन था। सम्मेलन से रूस को भी बाहर रखा गया था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए थे। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उसके उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था। पेरिस सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ, लेकिन जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे जापान को दे दिए गए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा। उसके लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी राशि निश्चित की गई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। जर्मनी के सहयोगियों के साथ साथ अलग से संधियां की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को विवाहित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता देते। उसे अपने क्षेत्र भी इन देशों को और इटली को देने पड़े। बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक नए राज्य बनाए गए और उनके बीच भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया गया। क्षेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया था उसे शासनादेश कहा जाता है, यानी मॉडर्न व्यवस्था कहा जाता है। सिद्धांत रूप से शासनादेश पर रहने वाली शक्तियाँ अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस को इन देशों की जनता के हितों के लिए शासन चलाना था, लेकिन वास्तव में उनका शासन उपनिवेशों की तरह किया जाने लगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया और खुद तुर्की को एक बहुत छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांति हुई जिसमें सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया और तुर्की को 1922 ईस्वी में गणराज्य घोषित कर दिया गया। तुर्की ने एशिया माइनर और कुस्तुंतनिया शहर पर पूर्ण अधिकार कर लिया और मित्र राष्ट्रों को उसके साथ पहले की कई संधि समाप्त करनी पड़ी। इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की संविदा था। राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत भी सम्मिलित थी। इस प्रकार राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उससे सभी स्वतंत्र राज्यों का एक विश्व संगठन बनाया जाएगा। उसके लक्ष्य से शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने देने के लिए बात करना। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना शामिल था। इसके अनुसार सदस्य देशों को अपने यहाँ श्रमिकों की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधार देने के लिए वचनबद्ध किया गया। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। तो इस तरह आपका जो टॉपिक था 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया यहाँ समाप्त होता है। बाकी मैं पार्ट 1 के वीडियो का लिंक जो है इसी टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सारा टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक है मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर करा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। Thanks for watching and subscribe for more videos. For more, look at the description box and press the bell icon please.